नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हैं। उनमें से कुछ एक पर हम बातचीत करेंगे आज, और उन बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं राजेश प्रियदर्शी जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और राजेश जी हमसे जुड़े हैं, उसके पीछे एक दो और चीज़ें हैं उनसे जुड़ने का, जो कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के दौरान पता चलेगा कि हाँ, आज राजेश जी के यहाँ होने का एक दो और भी मतलब था। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन हैं। आनंद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। मैं जल्दी से जो विषय हैं उनके बारे में बात करूं, उससे पहले एक दो जो जानकारियां हैं कुछ हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं। एक तो हमारे दो एनएल सेना प्रोजेक्ट हैं। एक योगी बाबा रामदेव के ऊपर, उनके योग साम्राज्य और उनके बिजनेस एम्पायर के ऊपर है एक एनएल सेना हमारा, और दूसरा हमारा बुलडोज़र की जो परिघटना चल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बुलडोज़र से जो न्याय करने का सिलसिला है उसके ऊपर हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जिनको आप अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक कॉमिक्स बुक है जो कि एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत ही आई है, कश्मीर की कहानी। तो आप अगर चाहें तो इसको हमारे जो तमाम मर्चेंडाइज सेक्शन से इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक पॉडकास्ट, बहुत लोकप्रिय पॉडकास्ट है, लेट्स टॉक अबाउट एलटीए के नाम से, काफ़ी समय बाद ये दोबारा से शुरू हुआ है। एलटीए के तहत हम बहुत डीप डाइव लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट करते हैं, जिसमें किसी एक विषय के लगभग तमाम पहलुओं को, मैं हर पहलू नहीं कहूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा आदमी के लिए असंभव है कि किसी चीज़ के हर उसमें जा पाए, हर पहलू को छू पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो पक्ष हैं, जिसको पहलू हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं। उसके तमाम पक्ष विपक्ष, उसके समर्थन में, उसके विरोध में जितनी सारी चीज़ें बातें हैं उसको हम टच करने की कोशिश करते हैं एलटीए में। तो एलटीए का हमारा जो नया एपिसोड है वो आरएसएस के ऊपर है। आरएसएस की पूरी यात्रा, भारतीय राजनीति में उनके महत्व, उनकी जो आज भूमिका है, उस सब के ऊपर 3 हिस्सों का ये हमारा पॉडकास्ट है, जिसके 2 हिस्से अब तक जारी हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं इसको हमारे पॉडकास्ट पे, या जहाँ पर भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं। इसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है आपके पास। तो अगर नहीं है और आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री के वो तमाम ख़ास जो कंटेंट है, जो पॉडकास्ट हैं, जो वीडियो हैं, जो और दूसरे रिपोर्ट्स हैं, जो कि केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होते हैं, तो उस तक अगर आप पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस हफ्ते की चर्चा में जो विषय हैं, एक बार मैं सरसरी तौर पर उनका जिक्र आप लोगों से कर दूं। तो इस हफ्ते एक जो बड़ी खबर है वो संसद के मानसून सत्र से जुड़ी है, और संसद के मानसून सत्र में भारत सरकार एक बिल ले आने की योजना बना रही है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके तहत अब डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी रेगुलेट करने की किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से प्रिंट और पीरियोडिकल्स के लिए पहले से हमारे यहाँ प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की एक पद है जिसके तहत आरएनआई नंबर मिलता है। उसी तरह से अब इस पूरे मीडिया का जो नया दायरा है, जिसमें डिजिटल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, तो उसको भी इसमें शामिल कर उसको रेगुलेट करने का प्रावधान इस नए बिल के तहत होगा। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में मामले चल रहे हैं, उस पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में उनके खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज हैं, तो अब इन सब की जाँच ये एसआईटी करेगी। इसके अलावा जो रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा महंगाई की दर है, उसमें जून महीने में थोड़ी सी गिरावट आई है। हालांकि अभी भी यह जो सुरक्षित सीमा है उससे बाहर है और महंगाई बनी हुई है। एक और विवाद शुरू हुआ पाकिस्तान के एक अनजान से पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो गौरव भाटिया हैं, उन्होंने भारत के जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं उनसे उनका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, और ये साबित करने की या ये संदेश देने का कोशिश किया कि
नुसरत मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हामिद अंसारी से मिलने भारत आए थे और फिर उनसे मिलकर वापस गए और वहाँ पर ISI को उससे जुड़ी तमाम सूचनाएं उन्होंने दी। इसको लेकर एक विवाद की स्थिति बनी। हामिद अंसारी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इससे पूरी तरह से बेसिर पैर का आरोप बताया और इसको खारिज किया है इन आरोपों को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो FCRA एक्ट की साइट है जहाँ पर तमाम वो गैर सरकारी संस्थाओं की से जुड़ी जानकारियां थी, जिनके उनके डाटा उपलब्ध थे, उनको अब हटा दिया है। अब वो पब्लिक व्यूइंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसमें तमाम जो NGOs थे उनका टर्नओवर और इसके अलावा जिनको FCRA या विदेशी अनुदान लेने से प्रतिबंधित किया गया था, ये सारे NGOs के डाटा थे, अब ये उपलब्ध नहीं होंगे। सरकार ने इस पर कोई ख़ास जानकारी नहीं दी है। रुपए की कीमत लगातार कम होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। पहली बार ये 80 रुपये के मानक को छू गया है। 80 रुपये प्रति डॉलर का स्तर अभी चल रहा है। एक बड़ा विवाद जो इस हफ्ते देश में देखने को मिला वो राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है अशोक स्तंभ, उसको लेकर हुआ। और जो हमारी नई संसद बन रही है उसमें एक बड़ी प्रतिमा राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसकी जो बनावट है, इसकी जो मुख मुद्रा है, इसकी जो भंगिमा है, उसको लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया कि इसमें एक हिंसक और गरजते हुए शेर की मुखमुद्रा बनाई गई, जबकि असली जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला था, जिससे प्रेरित होकर इसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था, उसकी मुखमुद्रा बहुत शालीन या सौम्य थी। तो इस पर विपक्ष ने सरकार के ऊपर हमला किया है। एक खबर विदेश से है। ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक जारी है। वहाँ पर आपको पता है बोरिस जॉनसन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। नए प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया चल रही है लंदन में, और इसमें एक भारतीय मूल के नागरिक भी हैं, ऋषि सौनक, इस नए प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। नए प्रधानमंत्री का फैसला 5 सितंबर तक होने वाला है, तो लोगों की नज़र ऋषि सौनक के ऊपर टिकी हुई है। ऋषि सौनक की एक और पहचान है कि वो भारत के मशहूर उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। एकमात्र इकलौते मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे मौजूदा सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी, जिनमें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय था। उनका राज्यसभा कार्यकाल ख़त्म हुआ और पार्टी ने उन्हें नया कार्यकाल नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उनकी जगह अब स्मृति ईरानी को माइनॉरिटी मामलों का, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। तो हमारी जो विषयों की पूरी सूची है, इसमें से 2-4 विषय जिन पर हम आज विस्तार में बात करेंगे, मैं उनमें घुसूं उससे पहले जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि राजेश जी के हमसे जुड़ने के पीछे 1-2 और उसके पहलू हैं। तो हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश 75वें वर्ष में है आज़ादी के, और उससे जुड़े तमाम सरकारी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, गैर सरकारी लोग भी अपने अपने हैसियत भर इस आयोजन को मना रहे हैं। तो BBC ने एक कल्पना की बात सरहद पार, इस कंटेंट के तहत, क्योंकि 2 देश हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों का 75वां वो है अमृत महोत्सव, दोनों देशों का चल रहा है। तो उसके तहत बात सरहद पार करके एक पॉडकास्ट सीरीज़ पूरी शुरू हुई है। तो चूँकि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे तमाम श्रोताओं को पॉडकास्ट में दिलचस्पी होती है, जो सुनते हैं, तो उनकी दिलचस्पी इस बात में भी रहती है कि अच्छे पॉडकास्ट कहाँ उपलब्ध हैं। तो उस जानकारी के लिहाज से ये जो BBC की पॉडकास्ट सीरीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों को जोड़ के एक बड़ा यूनिक आइडिया डेवलप किया गया है। तो मैं चाहूँगा राजेश जी, सबसे पहले आप उस पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो हम उसके बाद और भी पहलू पर फिर आगे बात करेंगे। देखिए, इसका नाम है बात सरहद पार, और इसमें हमने जब हम इसके सोच रहे थे कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, बंटवारे के भी 75 साल हो रहे हैं जी, और केवल आज़ादी की बात करें तो वो कुछ अधूरा सा है, केवल बंटवारे की बात करें तो वो भी अधूरा सा है। 75 साल हो गए हैं, हाँ। कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, और अब ये हमें लगता है कि बार बार
लौट के बंटवारे के जो दुख दर्द हैं उनकी बात करना, ये भी कहाँ तक ठीक है। लेकिन एक जो पूरी पीढ़ी आई है, जो अब जवान हो रहे हैं लोग, जो डिजिटल पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, भारत के का जो बंटवारा है, भारत की आज़ादी है, भारत का जो सफ़र है, उसमें से बहुत सारा कुछ ऐसा है जो उनको, जिसका अंदाज़ा नहीं है, जिसके बारे में उनको पता नहीं है। पूरी पीढ़ी बदल गई है, 75 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। हाँ, लेकिन फिर हमें ये लगा कि हमें जो कुछ बार बार हम करते रहें उसी को दोहराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नया क्या किया जाए जिसमें कि लोग इस जर्नी को, इस बदलाव को, उसकी अच्छी चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको भूलना नहीं चाहिए। बेहतर इंसान बने रहने के लिए आपको दोनों का एहसास होना चाहिए। तो ये बहुत एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हम काफ़ी समय से सोच रहे थे, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी ये थी कि हम क्या करें और कैसे करें। ऐसे में फिर हमें लगा कि जो हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है, जो हमारी अपनी ताकत है बीबीसी की एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर होने की, और हमारे कॉलीग्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में दफ्तर है, तो और इतनी बड़ी घटना दोनों के लिए है, तो क्या हम मिल के कुछ कर सकते हैं, कोलैबोरेटिवली कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और खासकर दोनों देशों का जब 75वां वर्ष जी आज़ादी का। इसी ख्याल के साथ हमने इस पे बात करनी शुरू की। फिर बहुत सारे उसमें हमें दिक्कतें हुई। लोगों ने सबसे पहले तो यही कहा कि इतना पोलराइज्ड इन्वायरमेंट में क्या ये समय सही नहीं है, दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिहाज से। हाँ, ये सही समय नहीं है। फिर लेकिन मुझे ये भी लगा कि सही गलत का तो नहीं पता, लेकिन समय यही है जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ज़रूरत शायद पहले कभी ना रही हो जितनी आज है कि बात करें, क्योंकि बोलचाल बंद है इन दिनों। हाँ, तो जो बोलचाल बंद है उस बोलचाल को शुरू किया जाए और कुछ बात हो। और ख़ासकर जो नागरिकों का कांटेक्ट है, लोगों का कांटेक्ट है, वो भी पूरी तरह से बंद है, कट ऑफ। पॉलिटिकल तो बंद है जी बिल्कुल। और जो भारत के जिन लोगों को याद होगा वो मशहूर मौका जब अटल बिहारी वाजपेयी बस गए थे लाहौर, और वहाँ उन्होंने रंजिशें ही सही दिल्ली दुखाने के लिए कहा था, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट है भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से। तो हमें लगा कि वो चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल नहीं हैं, जिनको लेके कोई झगड़ा नहीं है, हम 1971 की लड़ाई की बात नहीं छेड़ते हैं। चलिए आइए पहले गीत संगीत की बात कर लेते हैं, आइए खेल की बात करें, आइए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करें। तो इस तरह से हमने ये तय किया कि बात होनी चाहिए। उसके बावजूद ये बहुत मुश्किल काम था लोगों को राज़ी करना कि भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से लोग हों और वो आपस में पार्टिसिपेट करें, बात करें और खुल के बात करें। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक चिट्ठी लिखनी पड़ी, जिस चिट्ठी में मैंने बहुत विस्तार से बताया कि हमारा मकसद किसी तरह का हंगामा खड़ा करना नहीं है, किसी तरह का विवाद पैदा करना नहीं है, और हम टेलीविज़न चैनलों जैसी बहस भी नहीं चाहते, हम बात चाहते हैं कि बात हो। तो उस इरादे से हमने लोगों से संपर्क किया। तो जो पहला एपिसोड जो कि 15 तारीख को पॉडकास्ट हमारा रिलीज़ होगा, उसमें पाकिस्तान की मशहूर गायिका हैं ज़ेब बंगश, ज़ेबुनिसा बंगश, और भारत की सुनिधि चौहान। वो दोनों न सिर्फ बात कर रही हैं बल्कि उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए। और इसका फॉर्मेट हमने जब तय किया तो उसमें एक और कोशिश की जो कि प्रोडक्शन के लिहाज से मुश्किल काम था, कि इसमें कोई मॉडरेटर नहीं है, कोई एंकर नहीं है। ये दो लोगों की, दो नागरिकों की, दो देशों के दोनों तरफ से उनकी आपस की बातचीत है जिसको हमने रिकॉर्ड किया। एक बड़ी फ्री विलिंग उन्मुक्त जो बातचीत होती है आपस में। बिल्कुल, आप लोग आपस में बात करिए, वो दोनों बात करते करते उसको रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, दोनों गाना गाने लगती हैं। उसके बाद ज़ेब बंगश कहती हैं कि सबसे मुश्किल वक्त में, जब मेरी ज़िंदगी के कठिन वक्त थे, तब आपकी आवाज़ ने मेरा साथ दिया।
और फिर दोनों एक दूसरे को गा के गाने सुनाती हैं, तो वो उस तरह की रिकॉर्डिंग है। इसी तरह से जो भारत की मशहूर कवयित्री हैं अनामिका, हाँ। तो अनामिका जी भी हैं, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की मशहूर शायरा हैं किश्वर नाहिद, तो किश्वर जी हैं, और वो दोनों बातें कर रही हैं। उनकी बातें भी बहुत दिलचस्प है। वो एक दूसरे को कविताएं सुनाती हैं, फिर कहती हैं कि बहुत सारी गांठें लग गई हैं रिश्तों में दोनों देशों के बीच। तो नाहिद किश्वर कहती हैं कि हाँ, ये गांठें तो हाथों से लगाई गई हैं, लेकिन अब दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। तो इस तरह की बहुत दिलचस्प और अच्छी दिल से दिल की बात। तो वो एक शेर है ना कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। वही तो थोड़ा उसी का इशारा कर रही हैं। हाँ, तो वो यही कह रही हैं कि वो जो गांठें लग गई हैं उनको दांतों से खोलना पड़ रहा है। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी जी। तो और उसकी शुरुआत अगर कहीं से भी हो सकती है तो मेरे ख्याल से बातों से ही हो सकती हैं। तो वही बातें हैं जिसमें कि वरुण ग्रोवर हैं, वरुण ग्रोवर हैं, और पाकिस्तान से सरमद खुसट हैं। दोनों बहुत ही मशहूर सैटरिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और उनकी बातें भी बेहद मज़ेदार हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें। मैं सुन के मुझे मज़ा आ रहा है कि क्या उसमें गुल खिला होगा। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल, और वो तो इस तरह के एपिसोड्स हैं। तो सब सारे एपिसोड 30 मिनट से कम। इसमें एक और बड़ी चीज़ जो इस आइडिया ने, जब मैं पढ़ रहा था, आपने जब जिक्र किया था मुझसे, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी इसमें ये लगी कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं है किसी, दोनों तरफ के, ना हिंदुस्तान के ना, तो इससे एक अच्छी जानबूझ के, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पर हम कोशिश करते हैं, आप भारत पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, भारत के ही इशू मुद्दों पर अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुला लेते हैं तो वो बेमतलब की बहसें इतनी सिर पैर और मतलब दिशाहीन होती हैं कि उसका कोई खास मकसद नहीं रह जाता। और भारत पाकिस्तान के मसले में अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ आप ऐसी कोई बहस शुरू करें तो और भी तो उस लिहाज से मैंने देखा कि ये जो नाम है, इनके साथ कोई उस तरह का बर्डन नहीं है, और उस तरह की जिससे लोग देख के पहले ही एक धारणा बना लेंगे या ये वो। तो और दूसरा ये कि उसमें कोई तीसरा मॉडरेटर भी नहीं है, तो वो भी एक बड़ा यूनिक झगड़ा लगाने वाला कोई नहीं। तो उसमें कोई बीच में जो एंकरों की भूमिका हो गई है, या आप कह सकते हैं पत्रकारों की, और अब तो पत्रकार भी चूंकि नारद से इंस्पायर होकर बन रहे हैं, तो झगड़ा लगाने का काम ही उनके जिम में बच गया है शेष। तो उससे भी बचते हुए एक अच्छा पॉडकास्ट सीरीज है। तो ये कितनी सीरीज की पार्ट की सीरीज होगी? अभी हम 5 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं जिनको हम रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, तो हम आगे भी कुछ और एपिसोड्स कर सकते हैं। अच्छा, 5 लेकिन हैं, और हम उसको आज से रोल आउट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो ये क्या लगातार हर दिन आएंगे या हर शुक्रवार को एक एपिसोड, और बीबीसी की वेबसाइट पर, बीबीसी के यूट्यूब चैनल पर, और उसके अलावा जो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई पे, गाना पे, जियो सावन पे, इन सब जगह अवेलेबल है। बात सरहद पार अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलना चाहिए। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, और ये हमारी सुना नहीं है मैंने, लेकिन क्योंकि अभी आज से आना शुरू होगा ये, आज से मतलब कि 15 जुलाई से इसका पहला एपिसोड होगा, हर शुक्रवार से आएगा। तो ज़रूर सुने, बतौर रिकमेंडेशन इसको उसमें शामिल करें। आनंद भी चूँकि हमारे साथ हैं। आनंद, आमतौर पर एक चीज़ ये देखी जाती है कि पिछले कुछ समय में भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बड़ी कहें कि उसको लेकर एक तरह का बड़ा ठंडा व्यवहार रहा है, हम लोगों का नज़रिया हो गया है। इस तरह की कोई बात, जैसे वो अमन की आशा जैसी चीज़ों को हंसी का, खिल्ली का विषय माना जाने लगा, उसको मजाक समझा जाने लगा, जबकि पॉलिटिक्स को ये चीज़ सूट कर सकती है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स या जो ज़मीनी सच्चाई है उसके लिहाज से किसी भी दो देश के पड़ोसी देशों के बीच में अंतिम जरिया वो बातचीत, वो मुलाकात, वो मेल मिलाप, और वो जो होता है जो आपस में रिश्तों को सुलझाने की, वही एक रास्ता है। इसके बावजूद इस तरह की चीज़ जो हो गई है, उस पर आपकी टिप्पणी, या फिर जो राजेश जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पॉडकास्ट के जरिए जो दोनों देशों के लोगों को मिलने मिलाने और बात करने की एक पहल, इसको आप पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? एक तो है कि हिस्टोरिकल जो मेमोरी है उसका एक वजन है, तो वो उस चट्टान को जो है
उसमें कुछ सुगबुगाहट करना काफ़ी कठिन है। लेकिन जो अभी जो जिस तरह का राजेश जी पहल बता रहे थे, उसको 90 के दशक के अंतिम के वर्षों में उसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा गया था, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जी। तो वाजपेयी जी की जो बस यात्रा थी 1999 में, वो भी उस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के परिधि में ही देखी गई कि उसी की पहल है। लेकिन उसमें भी सॉफ्ट पावर जो है, जो कल्चरल या इस तरह की मैसेजिंग है, उसके दूत ले गए थे उन्होंने, कुछ सिनेमा जगत के लोग भी थे, कुछ तो खेल जगत के थे, और भी जो साझा संस्कृति के जहाँ-जहाँ संभावनाएं दिखी, उसको सामने रखने की कोशिश की गई थी, ये सब। लेकिन जो सॉफ्ट पावर के साथ समस्याएं आई हैं कि उसके उपयोग की दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मलाइज करने में, नॉर्मलाइज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, और ये जो अब है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंफॉर्मेशन हाईवे डिजिटल टेक्नोलॉजी के समय में तो और भी आसान होना चाहिए था। जी। सोशल मीडिया है वगैरह है, आज से 30-40 साल पहले यह कुछ कॉन्सर्ट्स या रियल फिजिकल वर्ल्ड में कांटेक्ट से ही ये संभव था। लेकिन अब तो, या फिर प्रिंट की दुनिया से, कुछ रेडियो की, लेकिन अब तो है इंस्टेंट जो है, ऑन क्लिक ये कनेक्टिविटी हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि सॉफ्ट पावर जो है, वो जो है राजनीतिक जो है पहल वगैरह या उन समस्याओं का चट्टान जो है हिस्टोरिकल मेमोरी का, उसमें भी असफल दिखता है। क्योंकि कई चीजें हैं जो पाकिस्तान से भारत में वायरल हो जाती हैं, भारत की वहाँ वायरल हो जाती हैं, कुछ मजा मस्ती लोग कर लेते हैं, कुछ ऐतिहासिक यादें भी खंगाल लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक भारत के एक राजनयिक ने कहा था, लिखा था फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में, कि सॉफ्टवेयर के साथ समस्या ये है कि भारत में कई ऐसे लोग हैं, या कई ऐसे नहीं, सामान्य जनता यही मानती है कि इसकी सीमाएं हैं, कि एक उग्रवादी जो है वो भारत बॉलीवुड की सिनेमा देखेगा, लेकिन सिनेमा हॉल के बाद निकलने के बाद वो सिनेमा उसे रोकेगा नहीं बम फोड़ने से। तो सॉफ्ट पावर जो है एक हद तक जो है सामंजस्य तो ला रहा है, लेकिन वो जो जब तक जो है मूलभूत जो है राजनीतिक समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी, जो कि थोड़ा निराशावादी दृष्टि लगेगी, जो कि अगले कुछ दशकों तक भी दिखाई नहीं देता, कि क्योंकि शायद दोनों देशों के जन्म से ही ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मतलब दोनों तो इस तरह से। लेकिन जैसा कि राजेश जी ने कहा कि जो नागरिक स्तर पर ऐसे प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। ठीक बात। तो जैसे कि आनंद कह रहे हैं कि वही व्यवहारिक जो एक जमीन है, वो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हैं। हालांकि एक बात है जो कि मोटी बात ये है कि मुहावरा ये है कि आप अपने पड़ोसी बदल सकते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं। लेकिन ये मुहावरा देशों के मामले में लागू नहीं होता। आप पड़ोसी भी नहीं बदल सकते। तो जो पड़ोसी है वही पड़ोसी है और वही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ताल्लुकात बेहतर करने की बात दोनों तरफ से, मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा गुजरा है दोनों देशों में जिसने ना कहा हो कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, या कोशिश न की हो। मतलब मोदी जी भी पाकिस्तान जा चुके हैं और पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की बातें उस तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी होती रही है, नवाज शरीफ भी करते रहे। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि भारत की अंदरूनी राजनीति में पाकिस्तान अद्भुत रूप से एक पात्र है, कैरेक्टर है, जो कि बार बार अपीयर होता है और
उसका एक खास रोल है। हाँ। और जब तक इंटरनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जिक्र होता रहेगा और जैसे होता है वैसे होता रहेगा, तब तक रिश्ते कैसे सुधरेंगे ये समझ में नहीं आता। लेकिन मतलब आनंद जी जो कह रहे थे वो खुद ही कह रहे थे कि उनका जो ख्याल है वो निराशावादी है। आपके पास ऑप्टिमिज्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। अगर कुछ भी बेहतर होगा तो बेहतरी की उम्मीद रख के करने पर ही बेहतर होगा। तो इसमें एक और छोटा सा सवाल, चूंकि आपने कहा कि जो भारत की राजनीति में पाकिस्तान की जो एक बड़ी दिलचस्प भूमिका बनाई हुई है और वो राजनीतिक वर्ग ने गढ़ी हुई है, उसके बिल्कुल यही बात दूसरे तरफ सरहद के उधर भी लागू होती है कि भारत की जो भूमिका है वो उस तरह से एक, चाहे उसको कहें एक डेमोन जैसे, शैतान जैसी या राक्षस जैसी। इमरान खान हर दूसरे दिन भारत की हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट किया करते थे जब प्रधानमंत्री थे, और मेरे ख्याल से उनकी जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी भारत को उन्होंने एक सेंट्रल कैरेक्टर बना रखा था, जो कि लोगों के दिलों में कम से कम किसी तरह की फेवरेबल इमेज भारत की बन पाए पाकिस्तान में। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई और यहाँ भी वही है। तो रियल पॉलिटिक्स जो है दोनों देशों की अगर के लिहाज से अगर कहें तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट, एक हिस्सा स्थायी रूप से हिपोक्रेसी का रहता है कि वो राजनीति जिसके व्यक्तिगत रिश्ते शायद बहुत अच्छे होंगे भारत के नेताओं के पाकिस्तान के नेताओं से, पाकिस्तान के लोगों के भारत के। इमरान खान के बारे में तो ये बात जग जाहिर है कि उनके कितने क्लोज करीबी रिश्ते भारत में हैं लोगों से। इसके बावजूद जब वो राजनीति करते हैं तो एकदम उनकी भाषा अलग होती है। तो ये जो स्थायी हिस्सा है सारे राजनेताओं के चरित्र का, जिसमें थोड़ी सी हिपोक्रेसी और जो वो है, उसका भी एक बड़ा योगदान है कि ये रिश्ते जो है लगातार सिमर करते रहते हैं, या मतलब वो जो जिसको आप कहें नॉर्मल की तरफ जाते हुए दिखने चाहिए वो दिखते नहीं हैं। मेरे ख्याल से हम अपने जो हमारा अगला विषय है इस पॉडकास्ट का उस पर बढ़ते हैं। और पिछला हफ्ता टेलीविज़न चैनलों से लेके, अखबारों से लेके, सामान्य लोगों के बीच जो चर्चा का बड़ा हिस्सा रहा वो जो हमारी नई संसद बन रही है उसके केंद्र में स्थापित की गई जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, 4 शेरों के मुख वाला जो नई आकृति है उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। और ये निकल कर आया कि ये जो प्रतिकृति बनी है ये ओरिजिनल जो सारनाथ में अशोक स्तंभ की मूल प्रति है, जो कि मेरे ख्याल से राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, उससे बहुत अलग रूप देती है। ये काफ़ी आक्रामक मुद्रा है जो कि अशोक की उससे एकदम अलग है जो मूल प्रति है। मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि एक तो नेताओं ने जो बयानबाजी की या विपक्ष ने जो कहा उसके मुताबिक ये असंवैधानिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि आप राष्ट्रीय प्रतीकों में इस तरह के हेर फेर करें। पर अगर बड़े पैमाने पर लगातार इस तरह की चीज़ें अलग अलग जगहों पर होती तो प्रतिकृतियाँ जो प्रतिलिपियाँ बनती रहती हैं अलग अलग, उसमें एकदम एज इट इज़ जैसा मूल प्रति है वैसा बनाना कई बार संभव नहीं होता है। क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट इस सरकार को दिया जा सकता है, राजेश जी? देखिए, कोई जजमेंट देना मेरे लिए मुश्किल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि ना दिया जाए, लेकिन जो प्रतीकों की राजनीति है, जो सिंबल्स की पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पर जो इमेजेस हैं और जो इमेजरी की पावर है उसको बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझती है। और हमने अपने समाज में कम से कम ये लगातार देखा है कि आपको याद होगा कि अब से कुछ समय तक और अब भी चारों तरफ आपको एक क्रुद्ध हनुमान दिखाई देते हैं। बिल्कुल। जो बहुत गुस्से में है। आमतौर पर हनुमान की हनुमान की जो छवि थी वो राम जी के सामने बहुत विनीत भाव से खड़े हनुमान चित्रित किए जाते रहे, हाथ जोड़ के राम की भक्ति। विनीत हनुमान राम के सामने हैं। ये उग्र हनुमान आया और दिल्ली में ही पता नहीं कितनी हजार कारों पे वो स्टिकर चिपका हुआ है। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल छवि है भगवान राम की, राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान हैं, सब एक साथ हैं। अब जो एक धनुर्धर राम की छवि बहुत तेजी से, बिल्कुल, धनुष तान के हनुमान राम
खड़े दिखाई देते हैं। तो ये सब जो तब्दीलियाँ हैं, ये कुछ कन्वे करती हैं। जैसे ये जो शेरों की जो प्रतिमा है, इनके जो दांत, भंगिमा जो है हाँ, पूरी, इनकी भंगिमा है, उस पर बहुत साफ तौर पर जो लोग बीजेपी, आरएसएस और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि शेर की तरह नहीं दिखेगा तो क्या बकरी की तरह दिखेगा। तो एक घोषित जो नीति है आक्रामक हिंदुत्व की या उग्र हिंदुत्व की, उसके हिसाब से और उसके बाद जो विवाद हुआ उसमें जो बातें कही गई, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का और पूरे देश का और पूरे समाज की जो एक छवि है, बदलने की उसको बदलने की जो कोशिश है। और बीजेपी ने ईमानदारी से ये बात मानी है और बार बार कहा है कि हम बदलाव करने आए हैं, हमें मैंडेट जो मिला है वो, हाँ, वो आलू प्याज टमाटर के दाम कम करने के लिए नहीं मिला है, हमें देश को बदलने के लिए मिला है, और देश बदल रहा है, ये मैसेज बार बार आता रहा है। ये उसका हिस्सा है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक बात है, इसको इतना आसानी से साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि बतौर पत्रकार हम तार जोड़ते हैं, सूत्र मिलाते हैं और उससे एक कंक्लूजन निकलता है कि इस वजह से ये होता है और इस वजह से ये हुआ है। तो इसमें आनंद, ये जो पूरा विवाद है शोक स्तंभ को लेकर, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि गैर ज़रूरी विवाद है, ऐसा हो सकता था, इस तरह की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल, जो कि हमारे मंत्री भी हैं सरकार में, हरदीप पुरी जी, उनका कहना है कि बिल्कुल जस का तस है। और हम लोगों ने भी बात की, हमारे यहाँ एक इंटरव्यू भी है, उस जो दो मुख्य इसके प्रधान स्कल्प्टर हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनमें से एक से हमारी बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि आकार चूँकि बड़ा है, उसका परिमाण बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बड़े रूप में उनकी डिटेलिंग हुई है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। दूसरा पक्ष ये है जो दोनों, जो मूल प्रति है और उसको, और जो अभी की है उसको सामने रख कर दिखाता है कि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें वास्तव में बदल दी गई हैं, जो कि अंतर दिख रहा है। तो ये विवाद और उसके तमाम पहलुओं पर आपकी अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इस विवाद को आवश्यक या अनावश्यक जो भी हो, दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक विवाद, एक है आइकोनोग्राफी की, जो समानांतर आइकोनोग्राफी जो है, पैरेलल आइकोनोग्राफी से जुड़ा हुआ। तो ऐतिहासिक विवाद में कह सकते हैं कि हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि मौर्य काल के जो शेर थे, जो दक्षिण उत्तर मार्ग के बीच में एम्ब्लेम उस समय जो प्रतीक थे, वो मतलब इंपेरियल पावर, एक एम्पायर के पावर को रिप्रेजेंट करते थे, और वो बहुत जो है माइल्ड नहीं थे, वो भी उग्र थे, दिखते थे। और चूंकि जैसा आपने कहा आकार का, तो उस पे एक विवाद है कि वो दांतों का प्रदर्शन हो रहा था कि नहीं, मुंह खुला हुआ है कि नहीं। 2005 में जो एम्ब्लेम एक्ट है, उसमें जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेज पे जो है 3 सिंह दिख रहे हैं, उसमें से आगे वाला सिंह का थोड़ा जीभ दिख रहा है, जो कि लग रहा है कि कुछ मतलब कि आनंदित मुद्रा में हाँ, है, चिढ़ाते हुए किसी को। हाँ, और जो दाएं बाएं सिंह हैं उनके दांत दिख रहे हैं। अगर आप नेशनल ऑफिशियल पेज पे भी जाइएगा, जो एक्ट के तहत जो इन्होंने बनाया था कि नेशनल एम्ब्लेम का अपमान नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है 2005 में, तो वो भी विवादित विषय है। और कि हो सकता है परसेप्शन का भी विषय हो, और वही हनुमान, जैसा कि राजेश जी बता रहे थे, हनुमान की मूर्ति या राम की मूर्ति के साथ भी, तो वो जो है रामायण से कुछ प्रकरण ऐसे हैं, हनुमान को भी कभी कभी उनके बल का आभास दिलाते हुए उनको उग्र करने की कोशिश की गई, ऐसा भी है। दूसरा है कि राम जब सागर के किनारे रास्ता मांग रहे थे, उसमें एक
एपिसोड है, तो वो फिर हाँ, मतलब जब पूरे नहीं रामायण में एक ही जगह क्रुद्ध हुए हैं राम, जो कि समुद्र के किनारे शिव पूजा के तो बाद। वो सब का जो है तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में छोटी सी लाइन लिख दी, जो दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक जरूरी बात यहाँ हाँ। याद दिला दूं मैं कि हम लोगों ने जो क्रुद्ध हनुमान वाली छवि है उसको पेंट करने वाले आर्टिस्ट से बात की थी। अच्छा, बीबीसी पे है? हाँ, हाँ। बीबीसी पे हमने बात की थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था और उनको इसकी कल्पना नहीं थी कि ये इस तरह से लोकप्रिय हो जाएगा और इसकी लाखों लाख प्रिंट्स बनेंगे और बिकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं और फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी तस्वीरें भेजी भी कि वो एक तरफ राजा रवि वर्मा का स्कूल है, हाँ। देवताओं के चित्रण अलग का, अलग चित्रण तो बना। उसने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अलग अलग तरीके से करता हूँ। तो उसमें उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें बच्ची है काली। अच्छा। तो जब काली का बाल रूप कहीं हमारे जिक्र में नहीं शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं है, किताबों में, ग्रंथों में कहीं, तो उसने छोटी सी काली बनाई है जो बहुत ही क्यूट बच्ची अच्छा के रूप में काली है। तो उसने कहा कि मैं सब ये जो इमेजेस हैं जितनी इनके साथ मैं एक कलाकार के तौर पर मैं तरह प्रयोग तरह के करता हूँ। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी में ये हनुमान बना था। मेरा कोई इरादा क्रुद्ध हनुमान किसी, लेकिन राजनीति तो अपना मकसद देख लेती है कि भाई ये हमारे काम आ सकता है। वो imagery लोगों ने क्या समझ के उसको उठाया उठा लिया। वो अलग बात है, लेकिन पेंटर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। आनंद, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ। ये है कि अब दूसरा पक्ष जो इसका है, जो जिसका राजेश जी ने भी जिक्र किया, कि जिस्ट जो होता है, जो किसी युग का जो गाइडिंग स्पिरिट होता है, कि तो एम्ब्लेम के साथ ही बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मौर्यन लायंस भी जो है उग्र थे, लेकिन उसको कालांतर में जब है, खासकर 20वीं सदी में भारत के गणराज्य में उसका एक दूसरा रूप भी देखा गया है अलग अलग, क्योंकि वो तो रेप्लिका बहुत जगह तैयार हुआ। तो उसमें एक है कि जो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह भी, जो नेहरू जो है अशोक को जो है अपने राजनयिक भी जो थे, जो भारतीय विदेश सेवा जब गठित हुई उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच के जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स भी थे, उनको बोलते थे कि अशोक जो है बहुत बड़े कल्चरल आइकॉन हैं, इनको आप जो है भारत के संदेश के रूप में दुनिया भर में ले जाना है। हाँ। अशोक स्तंभ को चुना ही नेहरू ने था। हाँ। और नेहरू ने पैसिफिस्ट अशोक जो है, दुनिया में शांति का संदेश फैलाने वाले अशोक को, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि एक चंड अशोक है और आक्रामक, हाँ, और एक पैसिफिस्ट शांति का संदेश देने वाला अशोक है। तो नेहरू का तर्क ये था कि एक आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, वो शांति के लिए काम करे तो महान होता है, वरना नहीं होता है। ठीक बात। तो वो था। और अब जो है एक कुछ दशकों बाद जो उस आइकोनोग्राफी की समीक्षा में एक तर्क ये भी है कि नेशनल सिंबल को जो है स्टेट पावर जो है, स्टेट पावर का भी बिंब होना चाहिए उसमें। और वो जो है स्टेट पावर जो है, वो अगर मान लें, इसमें चूंकि बहुत विवाद है, जो मौलिक सारनाथ में जो सिंह थे, हाँ। वो ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब विवाद ये है कि मौलिक सारनाथ के शेर किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब जैसे आपने बताया कि अभी जो मूर्तिकार है वो कह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत विशाल काय बनाया गया है इसलिए ऐसा लग रहा है, और दूसरे आप नीचे से देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन एक तो है जो भी इस पर बहस है उसको दो दृष्टि से हम लोग रख सकते हैं, जो भी इस पर विचार कर रहे हैं। एक तो है और शायद दोनों को खंडित करके भी देखना चाहिए, कि एक है कि प्योर हिस्टोरिकल डिबेट, और एक है कि कल्चरल आइकोनोग्राफी की, जिस की किसी युग क्या गाइडिंग स्पिरिट की, और पॉलिटिकल जो सिंबोलिज्म की, जो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, या एक दो विचारधाराओं की लड़ाई में भी ये देखा जा सकता है।
नहीं, आपकी इस बात से सहमत होते हुए भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो शुरुआत में जिसका जिक्र राजेश जी ने किया कि जो राजनीतिक वर्ग है अभी प्रभावी और सत्ता में है, उसकी जो मूल आइडियोलॉजी है उसमें ये बात बार बार उभर कर आई है और शुरू से आती रही है कि एक भीरू समाज था, जिस मानते हैं कि वो एक भीरू समाज था जिसकी वजह से इसको 1000 साल 800 साल तक गुलामी सहनी पड़ी और ये वो, तो इसका एक तरह से मिलिटराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है या इसको इस तरह से प्रशिक्षित करना, इसको उग्र बनाना बहुत ज़रूरी है। वो एक आइडियोलॉजी का हिस्सा है। अब उसमें आप राम को भी बाद में उग्र होते हुए देख रहे हैं उसी आइकोनोग्राफी के तहत, उसी के तहत हनुमान की वो छवि अडॉप्ट कर ली गई, चाहे कलाकार ने किसी भी नीयत से बनाई हो। और अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक जो कि शोक स्तंभ है, उसको उसमें भी इस तरह की चीज़, मुझे जिस चीज़ ने बहुत इस पूरे प्रक्रिया में मेरा ध्यान खींचा वो ये कि मूल प्रति को और वो अवेलेबल है, मूल प्रति जो राष्ट्रीय संग्रहालय में है वो, और जो पार्लियामेंट में लगी है, अब वो उसके बहुत बहुत हाई पिक्सल वाले बहुत अच्छी क्वालिटी वाले इमेजेस सब जगह अवेलेबल हैं, तो आप उसको मिला सकते हैं कि एक चीज़ जो 2000-2500 साल पहले बनी थी उसकी जो डिटेलिंग है, और एक चीज़ जो हम आज बनी है, तकनीकी के बहुत शीर्ष उस पर हैं, हम बहुत संसाधनों के प्रचुरता के दौर में हम इसको बना रहे हैं, जब हमारे पास लगभग वो हर चीज़ संसाधन मौजूद है, चाहे तकनीकी हो चाहे कलाकार हो चाहे वो, जिससे हम उसको और उन्नत बना सकते हैं। तब उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मीडियोकर दिखती हैं, जैसे उसके नीचे जो घोड़ा और सांड का जो डिटेलिंग है वो मूल में इतना खूबसूरत बना है वो घोड़ा, और जो ये नया मतलब अभी ये पार्लियामेंट में लगा है, नई पार्लियामेंट में हमारे, वो इतना मीडियोकर, इतना रद्दी है कि आप उसको देख के कह ही नहीं सकते कि ये 2000 साल पहले इतनी उन्नत तकनीक थी और 2000 साल बाद इतनी गिरावट आई है। इस साल के शुरू में मैं खजुराहो गया था जी, वहाँ लंबी बहस चली और उसके बाद अब ये निर्णय हुआ है कि उसके रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे हिस्से जो उसके हैं वो टूट फूट गए हैं या आधे टूटे हुए हैं कहीं से, तो और वो एक पूरा का पूरा उसका जो आर्किटेक्चर है खजुराहो का वो ब्लॉक्स पे है, लेगोस हैं, पैनल्स हैं, तो पत्थर के पैनल हैं, उन पे नक्काशी की गई, उसके बाद उसको फिट किया गया, एक के ऊपर एक रखा गया है और उनको एक लोहे की रॉड से कनेक्ट किया गया, एक के ऊपर एक रख के। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनमें आपको दिखाई देता है कि ये 4 ओरिजिनल हैं, ये 2 बाद में लगाए गए हैं। हाँ। और वो दोनों में जो आर्ट वर्क है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम कोई नक्काशी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, जहाँ का पैनल मिसिंग है वहाँ पे एक प्लेन पत्थर उसी आकार का जो वहाँ फिट होता है वो हम लगा देंगे, तो मंदिर खड़ा हो जाएगा और आप देख सकेंगे कि कहाँ कहाँ हमने मरम्मत की है। हम वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दोबारा हम नहीं बना पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। भी यही है कि वो प्रिजर्व करे जिस रूप में है, उसको और छीण ना होने दे, हाँ, बजाय उसको नया खड़ा कर दे। नहीं, लेकिन कोशिश ये थी कि हम इसको इस तरह से रिपेयर करें कि ये उसमें ब्लेंड हो जाए, लेकिन वो ब्लेंडिंग नहीं हो पाई। न तो यहाँ तक कि एक तो समय गुजरने के साथ वो पत्थर पुराने हैं, आप नए लाएंगे, और फिर उसके बाद वो कलाकार उनकी तकनीक और हर कलाकार की अपनी जो सोच होती है वो अपना थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट उससे अप्लाई करता है दिमाग। कुछ मंदिरों में वैसा ही पैनल जैसा था लगाने की कोशिश हुई, फिर बाद में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता, चल नहीं पाएगा ये। नहीं। आनंद, ये जो एक आलोचना है कि बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब जितनी बारीक डिटेलिंग घोड़े की पूंछ से लेके पैरों से लेके वाकई उसमें है, तो आप इस आलोचना के ऊपर आप कैसे देखेंगे कि इतना भद्दे तरीके से काम अगर आज 2500 साल बाद इतने सारे रुपए पैसे को खर्च करके भी इस तरह का काम हुआ है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये तो आपका आर्किटेक्चर रिव्यू है, तो मेरे ख्याल से जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो भी है कि अनुपात जो है उसका बहुत जो स्केल है बहुत ज्यादा है, विशालकाय बहुत होने की वजह से भी जो है
एक मतलब डिस्टॉर्शन आ गया है, एक तरह से विकृतियां, कुछ लगता है कि कुछ ये मेरा मानना है, मैं उतनी बारीकियां नहीं जानता हूँ। और आपका मैं जहाँ तक देखा, मुझे भी लगता है कि ये बेहतर बन सकता था और उतना स्ट्राइकिंग नहीं है जितना कि मौलिक है। जी जी जो मौलिक प्रारूप था वो ज्यादा स्ट्राइकिंग था और एक लगता था कि जो है एक आर्टिस्टिक क्रिएशन लगता है। ये जो है एक भवन की तरह लग रहा एग्जैक्टली है। एक बहुत मैकेनिक जो सो एनिमेटेड हाँ। कोई चीज बनी हो ना कि बस बाजार में इस तरह के रेप्लिका 1000 मिल जाएंगे तो एक और रेप्लिका टाइप है, कोई उस तरह का हाँ, आर्टिस्टिक वो टेस्ट वही पैदा नहीं है होता। कि हाँ, मतलब लग रहा है कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाई गई हो। जी तो मतलब वो मौलिकता की थोड़ी मौलिक प्रारूप जो है वो लगता है कि ये कलाकृति बनाई गई है, लेकिन ये थोड़ा है भवन जैसा बनाया गया हो उस तरह से। मेरे से ख्याल से ये थोड़ा स्केल से भी ये डिफरेंस आया है। इसका एक और पहलू है आनंद, मैं आप ही से पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। भारत की संसद का निर्माण हो रहा है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वहाँ पर लगाया जा रहा था। दो बड़े सवाल खड़े हुए और व्यक्तिगत रूप से ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है गलत हैं, लेकिन आप दोनों लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि ऐसी कोई चीज़ जो इस देश के लोकतंत्र का सबसे प्रमुख चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, भारत की संसद और यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक, इन दोनों चीज़ों से जुड़ी कोई काम जो कोई शुरुआत हो रही हो, उसमें एक तो प्रधानमंत्री का अपने धर्म का, हिंदू धर्म का कर्मकांड और इन सब चीज़ों का करना तो एक चीज़ है, उसका पूरा नेशनल चैनल और देशव्यापी स्तर पर उसका दिखावा करना, बजाय इसके अब तक की एक परिपाटी रही कि वो सर्वधर्म की एक प्रार्थना सभा जैसा कुछ हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ होती। तो उसमें एक दूसरी चीज़ ये कि पार्लियामेंट इस देश की पार्लियामेंट है, तो इस देश के सारे जो स्टेक होल्डर, सारे राजनीतिक दल जो हैं, उन सब की अनुपस्थिति वहाँ से जब सबको बुलाकर और एक सामूहिक उद्घाटन या इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, उसमें सारे राजनीतिक दलों को दूर रखकर, सबको हटाकर केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी का उसमें उपस्थिति होना और उसको शुरुआत करना, इन दो चीज़ों को मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत ही मतलब देश के लोकतंत्र और जो स्थिति है उसमें इस लोकतंत्र के लिए ये शुभ चीज़ नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है, या ये अच्छी परिपाटी नहीं है, परंपरा के लिहाज से ये गलत चीज़ हुई है। आनंद, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, फिर राजेश जी। इसमें दो तीन चीजें हैं कि वो आपकी आपत्ति सही हो सकती है। एक दूसरा दृष्टि इसको देखने का ये भी है कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान में भूमि पूजन या कोई चीज का को इनॉग्रेट करना, उसमें जो है थोड़ा सा इसको सांस्कृतिक दृष्टि से भी देख लिया जाता है कि जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो उनमें आप देखिएगा कि मशीनरी की पूजा विश्वकर्मा पूजा के दिन की जाती है। अब उसका समानांतर तो दूसरे जो है बिलीफ सिस्टम्स में ढूंढना उस तरह की विधि विधान का मुश्किल है। ऐसे तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी सर्वधर्म ही होना चाहिए था। तो एक एक ये है इन इन और दूसरा है कि एक तो है कि ये पार्टी कोशिश जो है हिंदू इंटरेस्ट पार्टी, हिंदू हित पार्टी के रूप में ही उसी पॉलिटिकल स्पेस में अपने को देखती है। तो इस तरह की सिंबोलिज्म का अवसर जो है वो नहीं जाने देगी। वो अपने को उस तरह पिच करती है और उस हिस्टोरिकल हेजिटेशंस के शायद वो आगे निकल गई है। तो वो सिंबोलिज्म उसका वही है कि हिंदू इंटरेस्ट पार्टी वगैरह का। एक है कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति देखिएगा तो एक है कि संस्कृत तो नंदलाल बोस ने उसने रामायण महाभारत के कई अध्यायों को लेके कलाकृति साइड में की है कि जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें राम सीता वगैरह ये सब की कलाकृतियां बनी गई हैं। वो 1950 की बात है। तो उस समय वो कल्चरल हेरिटेज के तौर पे लिया गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कल्चरल हेरिटेज यहाँ से आ रहा है। चाहे इस तरह के संदेश जो हैं हम कल्चरल हेरिटेज से भी ले सकते हैं। अब उसका रूप ही बदल गया है। और दूसरी बात है आपकी कि इस
स्पीकर मेरे ख्याल से लोकसभा, बाकी पार्टियां तो नहीं, लेकिन लोकसभा स्पीकर वहाँ या राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, वो रह सकते थे। दूसरी पार्टियां ओम रहती बिरला तो थे वहां पर, ओम बिरला ही अकेले थे वहां पर, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं थी। और भी अच्छी बात होती मेरे ख्याल से। यहाँ टेक्निकल, मैं जो आपके बात का स्पिरिट है उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ। इसमें टेक्निकल डिस्टिंक्शन इन्होंने ये ले लिया कि चूंकि ये निर्माण का कार्य जो है प्रशासनिक विभाग को दिया गया केंद्र सरकार के, और ये तैयार करके पार्लियामेंट को हैंड ओवर करेगी। तो अब उसके बाद जो है पार्टियों का ये इसमें विजिबल होंगे। फिलहाल जो है ये केंद्रीय सरकार का काम है। ये टेक्निकल डिस्टिंक्शन जो प्रशासनिक जो कहिए कि टेक्निकलिटीज में चले गए अब, तो ये उनकी तरफ से है। लेकिन हाँ, जो स्पिरिट जो आप बोल रहे हैं, हाँ, स्पिरिट पर ये प्रश्न आ सकता है। ठीक बात। राजेश जी, देखिए, असल बात ये है कि एक मजबूत नेता, एक ऐसा नेता जो देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और छवि नेता की इस तरह से गढ़ी गई है कि वो इस माने में भारत के जो पिछले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसकी बात बार बार फेडरलिज्म की बात जो स्टेट्स करते हैं, जो शिकायत राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं कि उनकी भूमिका कम से कम होती गई है, और देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि इतना बड़ा नेता है कि उसके बाकी लोग उसके पीछे होते हैं, उसके साथ कोई नहीं होता। तो वो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, और वो वही सेंट्रल विस्ता बनवा रहे हैं, वही पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, और जन धन योजना में भी जो 2 रुपया भी अगर किसी का आता है तो मोदी जी ही देते हैं। तो देश में जितना कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। और जितनी अच्छी चीज़ें हैं उससे बीजेपी और जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसको वो मोदी जी से जोड़ के ही देश के सामने प्रस्तुत करता है। ये उनकी एक पॉलिटिक्स है जो हम यहाँ भी देख रहे हैं। अब वो सही है गलत है, इस पे बहसें तमाम हो रही हैं। ओवैसी ने एक नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि अगर ये संसद है तो संसद के जो स्पीकर हैं उनको ये करना चाहिए था। लेकिन जो अभी कह रहे थे आनंद जी, एक दूसरा तर्क सरकार की तरफ से वो भी है कि ये सरकार का काम है और सरकार के मुखिया ने उद्घाटन किया, तो इसमें क्या गलत है। जहाँ तक पूजा पाठ और दूसरी बातों का सवाल है, आपको याद होगा कि जब फाइटर जेट्स आए थे, राजनाथ सिंह जी ने उनका नींबू बनाया गया था, तिलक लगा के जी, तो वहाँ भी टारमैक पे जहाँ पे प्लेन खड़ा था वहाँ पर पंडित जी ने पूजा कराई थी, विधिवत पूजा कराई थी। और लोग ये कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है। जैसे कि अगर आप किसी पुलिस के थाने में फ़ोन करें और वहाँ अगर SHO की रिंगटोन हनुमान चालीसा बज रही हो और शिकायत करने वाला एक अहिंदू हो, हिंदू ना हो, किसी और धर्म का मानने वाला हो, तो उसको क्या लगेगा, उसको क्या महसूस होगा। ये सब ऐसी बातें हैं जो कि लोग पूछते हैं कि इसमें क्या बुराई है। भारत 85% से ज़्यादा हिंदुओं का देश है। तो जैसा इन्होंने कहा आनंद जी ने कि विश्वकर्मा पूजा होती है और हमेशा से होती है, और जो लोग हैं वो करना चाहते हैं तो उनको रोका क्यों जाए। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है कि आप जो हिंदू नहीं हैं उनको एलिनेट कर रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये एक तर्क है जो सरकार के कामकाज की आलोचना करने वाले देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसा समाज चाहता है, कम से कम लोकतंत्र में पॉलिटिक्स उसी तरह से चलती है। अगर लोगों को ये अच्छा लगता है, अगर लोगों को ये पसंद है तो ये होगा। अगर ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में समाज का जो धार्मिक रुझान है
उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है वो हो रहा है। और वो कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस भी हर जगह पूजा पाठ कर रही है। वो इसलिए क्योंकि 85% जो वोटर हैं उनका समर्थन कोई नहीं खोना चाहता। इसका एक और पहलू है, मतलब आप लोग उस पर अगर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो बिल्कुल रखिए। ये पूरी घटना जो है वो बार बार प्रधानमंत्री का जो तरीका है और उनका जो व्यक्तित्व उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। चाहे वो संसद भवन का ये अशोक स्तंभ का उद्घाटन रहा हो, चाहे वो प्रगति मैदान की वो सुरंग का उद्घाटन रहा हो, या मैंने देखा कुछ समय पहले गुजरात में एक किसी शहर के म्युनिसिपल बॉडी की बिल्डिंग का उद्घाटन का मौका रहा हो। तो वो जो अकेले सब कुछ करने का और अकेले वो बताता है कि आप अंदर से, मतलब एक नेता के तौर पर कितने लोकतांत्रिक हैं आप। बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और ये वो, लेकिन आप हिंदू होते हुए लोकतांत्रिक भी हो सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने किया कि अपनी आस्था का। तो क्या मौजूदा प्रधानमंत्री भी उतने ही लोकतांत्रिक हैं कि हिंदू रहते हुए भी वो बाकी सबको लेकर साथ चल सके, सबकी भावनाओं का सम्मान कर सकें? वो एक बड़ा सवाल है। वो बताता है कि भाई प्रधानमंत्री का अपना एक तरीका है, और बहुत स्वस्थ लोकतंत्र और बहुत स्वस्थ जो व्यक्ति का अंदर से लोकतांत्रिक होता है, उस चीज़ का शायद अभाव है उनके अंदर। किसी को साथ न लेके चलना या आगे आगे चलना, बाकी सब पीछे चलेंगे, जो साथ नहीं चल सकते लोग उनके, वो एक बड़ी दिक्कत है। तो आखिरी विषय है जो कि मैं चाह रहा हूँ उस पर बात हो रहा, और जो मैंने शुरुआत में एकदम इशारा किया था कि राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके कई खास मकसद हैं। और वो BBC हिंदी के एडिटर हैं, और आपको पता है कि लंदन में, ब्रिटेन में इस समय एक तरह के राजनीतिक एक उठापटक चल रही है। जो बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कुछ दिन पहले, और अब वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही एक नए नेता का चयन की प्रक्रिया चल रही है, और एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में। मेरे ख्याल से 5 सितंबर को ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन कौन बनेगा ये मेरे ख्याल से जुलाई में ही कंफर्म हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसलिए भी मैं जानना चाह रहा था क्योंकि एक जो सबसे आगे इस पूरी स्पर्धा में चल रहे हैं, जो दावेदार हैं, वो ऋषि शौनक हैं। ऋषि शौनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उद्यमी हैं, राजनेता हैं, जो भारत के बहुत बड़े एक उद्योगपति हैं। नारायण मूर्ति उनके दामाद हैं, तो ये भारत से उनकी बहुत गहरी जड़ें हैं। इस लिहाज से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बता पाएँ आपकी ये जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है, और जो चुनने की ये प्रक्रिया चल रही है, इसका अंतिम नतीजा कब तक कैसे सामने आता है, कहाँ से वो शुरू होती है? जी, पार्टी कन्वेंशन होगा। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, टोरी पार्टी, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो ब्रॉडर बेस है पार्टी का, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि हर ब्लॉक से, हर ज़िले से पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं आते हैं, तो एक तरह से वो उनकी जनरल बॉडी मीटिंग जैसी बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें कन्वेंशन जिसको कहते हैं। तो इसको अब ये अगर पहले ये समझना चाहिए कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है, हाँ, और पार्टी अध्यक्ष होता है, इसके ये पोजीशन अलग अलग है। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और JP नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। UK में जो पार्टी का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। अच्छा। आप पार्टी के नेतृत्व, अगर पार्टी आपको अपना नेता नहीं मानती तो आप प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। बोरिस के साथ यही हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनके सांसदों और उनके मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू किया, और उन्होंने खुद कहा कि हमें अपने नेता में विश्वास नहीं है। जब 4 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए और दबाव बहुत बढ़ा, तब जाकर इस्तीफा दिया बोरिस जॉनसन ने। तो बोरिस जॉनसन ने जो इस्तीफा दिया वो प्रधानमंत्री पद से भी दिया और पार्टी के नेता के तौर पर भी दिया। तो अब पार्टी अपना अगला नेता चुनेगी और पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। तो वो जो सारा आइडिया है ना कि संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और पार्टी का अध्यक्ष एक अलग व्यक्ति है, वैसे नहीं है। जो मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास है, जो ट्रेजरी बेंच जिस पार्टी की है, उस पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना नेता चुना है वो प्रधानमंत्री होगा, और वो पार्टी का भी नेता रहेगा। जब आप प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होता कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और पार्टी अध्यक्ष बने रहें, या पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दें लेकिन प्रधानमंत्री रहें। ठीक बात। क्योंकि वो
वो जो यहाँ पे ये डुअलिटी है कि दो अलग अलग पद हैं, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का पद और प्रधानमंत्री का पद, वो वैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये बताता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमसे थोड़ा और मैं कहूँगा विकसित है, अलग है, इस लिहाज से कि हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री चुनाव से पहले नागपुर से या फिर सोनिया गांधी की तरफ से स्थापित कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री होंगे, बताए जाएंगे। वैसा नहीं है, पार्टी अंत तक चुनती है और सारे लोग एक तरह से ये पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी भी है कि हम इस व्यक्ति को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते। ठीक बात। तो इसमें जो भारत के नज़रिए से एक बात है कि ऋषि सोनक एक अगर बनते हैं तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट का वो क्षण होगा, क्योंकि जिस तरह के भारत से और इंग्लैंड के जो रिश्ते हैं, जो इतिहास है, वो बहुत ही अलग तरह का है। मतलब औपनिवेशिक जो रिश्ता है वो मालिक और नौकर जैसा एक समय का रिश्ता रहा है, और वहाँ पर एक हिंदुस्तानी मूल का आदमी राजनीति, ये इसको देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। जो बहुत राष्ट्रवादी होगा तो उसको बड़ी प्रसन्नता होगी, हमने कर दिखाया टाइप कुछ ये वो। लेकिन इसका दूसरा जो संदेश है, जो छुपा संदेश है, वो ये है कि एक इतना विस्तृत कोई लोकतंत्र या कोई समाज है जो बाहर से एक दूसरी रेस कहें कि दूसरी नस्ल के आदमी को अडॉप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, अपने नेता के तौर पर उसको स्थापित कर रहा है। तो ये उस समाज के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है। इस लिहाज से ऋषि सोनक की जो वहाँ की उपस्थिति है, उनके रास्ते के जो कांटे हैं या उनके रास्ते में जो आने वाली चुनौतियाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो इसको लोग ना बहुत सतही तौर पर देखते और निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबामा के 8 साल एक अफ्रीकी मूल के आदमी के 8 साल राष्ट्रपति रहने के बाद रंग भेद या नस्ल भेद खत्म हो गया, उसके बाद भी ब्लैक लाइफ मैटर्स, और जिस तरह से पुलिस वालों ने लोगों की आंखों के सामने एक काले आदमी को उसके गले पर गर्दन रख के उसकी जान ले ली। तो ये सिंबल्स हैं। और जैसे कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासियों ये कोई मैसेज नहीं है बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, हाँ, कि कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये मैसेज है सरकार की तरफ से कि हम आदिवासियों का भी ख्याल रखते हैं, एक संदेश है जी। उसी तरह से ब्रिटेन में लंबे समय से बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे एक डॉक्टर अशोक कुमार थे, वो 7 टर्म MP रहे, जहाँ पर कहीं नॉर्थ इंग्लैंड में जहाँ पे कोई भारतीय आबादी का दूर दूर तक अता पता नहीं था। ठीक है। तो ऐसे लोग जो योग्य हैं, जो काम करते हैं, वो ब्रिटेन के समाज में जगह बनाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसे भेदभाव नहीं है या ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो लगातार जो 2 चीज़ें जो इस समय सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में सुनने को मिलती हैं, वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि विविधता हो और सब लोगों को शामिल किया, समावेशी हो। उस दृष्टि से हालांकि ऋषि सोनक जो हैं वो कीनिया से ब्रिटेन पहुंचे हैं, तो ये जो एक बहुत बड़ा भारतीयों का समूह जो भारत से, पंजाब से और गुजरात से अफ्रीका गया, ईस्ट अफ्रीका गया अंग्रेज़ों के ज़माने में, और फिर वहाँ पर जब चीज़ें उनके माकूल नहीं रहीं तो वो लौट के इंग्लैंड आए, उस बिरादरी से आते हैं। लेकिन भारत के जो नारायण मूर्ति हैं उनके दामाद हैं। रेस का जहाँ तक सवाल है तो उसमें कई लोग हैं। ऋषि सोनक को जितना आगे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो रेस में हैं, बिल्कुल हैं, बन भी सकते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल रेस है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस रेस में पाकिस्तान में पैदा हुए एक व्यक्ति भी हैं, एक अश्वेत काली एक महिला भी हैं, बिल्कुल कई तरह के लोग हैं और सब काफ़ी विविधता वाले कैंडिडेट हैं। भारत में हम इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऋषि सोनक में लोगों की दिलचस्पी है। लेकिन ये मल्टी कॉर्नर रेस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मल्टी कॉर्नर रेस में जितने लोग हैं सब डाइवर्सिटी और अलग अलग पृष्ठभूमि से सब आते हैं। ठीक बात है। तो ये हमारे यहाँ जो लोग छोटी छोटी बातों पर वो कई बार बाल मुंडवाने और अनशन बैठने की तैयार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि
समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो यहाँ पर अपने यहाँ अलग और बाहर के लिए अलग मानदंड न बनाएं। आनंद, आपका नज़रिया इस पर, जो ऋषि सुनक की जो दावेदारी है और ब्रिटेन का जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर? हाँ, नहीं, जैसा राजेश जी ने कहा कि अभी थोड़ा सा अर्ली होगा ये कहना कि वो कितने आगे हैं। जो उत्साह जो है वो हो सकता है कि वास्तविकता से थोड़ा ज़्यादा हो। हाँ। लेकिन ये भी है कि भारत को इससे मतलब रियल पॉलिटिक में जाएँ, डिप्लोमेसी में जाएँ तो कोई ख़ास इससे कोई लाभ है या नहीं, तो जैसे कि कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका में, या वहाँ भी कुछ वहाँ की सरकार में एक राजनयिक आए थे। तो इन लोगों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उसको उन्हें सैटिस्फाई करना है। वो कई बार जैसा कि संजय बारू जो मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कल या परसों लिखा था कि ये जो है इन पर दबाव और ज़्यादा होता है कि आप मोर ब्रिटिश देन ब्रिटिश दिखाएं अपने को, साबित और करना। उसको ये बिल्कुल सच बात है। साबित करने का जो दबाव होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो एक समय था जब ये डायस्पोरा जो है अपने छोटे-छोटे लॉबिंग में भारत को, जैसे कि 90 के दशक में और 2000 के शुरू में न्यूक्लियर एपार्थाइड से और वो सब सैंक्शंस वगैरह में लॉबिंग के जरिए वेस्टर्न कैपिटल्स में, खासकर अमेरिका में हेल्प किया था। और लॉबिंग में न्यूक्लियर डील वगैरह में भी जो डायस्पोरा है हेल्प किया था। लेकिन जब बहुत ही पावरफुल पोजीशंस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बन जाना, वाइस प्रेसिडेंट बन जाना, तब आपसे जो है वहाँ की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी जो है उम्मीदें अलग होती हैं। तो उससे वो आपको मोर अमेरिकन देन अमेरिकन, मोर ब्रिटिश देन ब्रिटिश, ये सब का दबाव आता है। ठीक बात। और उसमें जो है भारत को उससे कोई विदेश नीति में क्या लाभ है नहीं है, इस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा वास्तविकता को ध्यान में रख के जो है अपेक्षाएं होनी चाहिए। ठीक बात। लंदन में मैंने 4 या 5 भारतीय मूल के सांसदों से बात की, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि उसमें से कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी मेंबर थे और कुछ डायरेक्टली चुनाव जीत के आए थे। अच्छा। और उन सब से जब पूछा जाता है कि आप अपने आप को कितना भारतीय मानते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल सवाल होता है। वो अपने आप को उस तरह से डिस्टेंस तो नहीं करते भारत से, लेकिन वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी ब्रिटिश है। वो एथनिकली इंडियन हो सकते हैं, लेकिन जो नेशनैलिटी है उनकी वो ब्रिटिश है। उस पर वो बहुत जोर देते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनको इंडियन उनकी इमेज उस राजनीति की व्यवहारिकता का तकाजा भी होगा। जी बिल्कुल। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से तमाम विषयों पर बात हुई है। हम अपने आखिरी चरण में हैं इस पॉडकास्ट के, जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है, और इसके तहत हम अपने जो भी हमारे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेंट हैं उन सब लोगों से कुछ रिकमेंडेशन लेते हैं, और वो हमारे श्रोताओं के लिए होता है किताब, फिल्म, लेख, कुछ भी। तो आनंद, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते का रिकमेंडेशन दें। तो चूंकि हिंदी का मंच है और तो मैं हिंदी की ये किताब रिकमेंड कर रहा हूँ। और हिंदी साहित्यकारों पर जो है पिछले कई वर्षों में जो जीवनियाँ कम लिखी गई हैं, लेकिन एक जीवनी निर्मल वर्मा की प्रकाशित होने वाली है, उसके कुछ अंश मैंने किसी वेबसाइट्स पे आए हैं, पढ़े हैं। और ये विनीत गिल ने लिखा है, निर्मल वर्मा शब्द और स्मृति। अच्छा। ये आने वाली है। दूसरा है जो हिंदी में नहीं लिखी गई है, लेकिन अक्षय मुकुल की जो अज्ञे पे उन्होंने लिखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उन्होंने तो एक साथ 5 किताबें लिख दी हैं अज्ञे के ऊपर। वो जितनी बड़ी किताब है
उतना बड़ा काम, तो उतना विस्तृत काम अज्ञे के ऊपर तो हिंदी में किसी ने नहीं किया है, मतलब मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा, जितनी बड़ी वो किताब लिखी है अक्षय मुकुल ने। और दूसरा है, मैंने क्योंकि उस पर आज चर्चा नहीं हो सकी समय के अभाव में जी, तो जो श्रीलंका में जो संकट है उस पर एक आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि कैसे ये जो है आज से नहीं 1960 से ये एक क्राइसिस इन मेकिंग था, और इसको लेके आर्थिक विश्लेषण और कैसे जो है इसके राजनीतिक जो पक्ष हैं वो इनके लेखक के अनुसार वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1960 से जो खासकर तृतीय देश की दुनिया जो है जो थर्ड वर्ल्ड है उसके लिए क्या इसके से कुछ सबक हो सकता है, उस पर सोमनाथ मुखर्जी का एक लेख है, रीडिंग लंका करेक्टली, ये भी मेरा एक रिकमेंडेशन है। ठीक बात। राजेश जी, आपका रिकमेंडेशन? अभी पिछले दिनों मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा था। अच्छा। उसका नाम है रॉटन। और वो जो सड़ांध जिस की बात हो रही है वो विशुद्ध रूप से जो कमोडिटीज़ है, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे जो कुछ होता है। तो उसके पहला एपिसोड पानी के बारे में है कि ये जो बॉटल वाटर का पूरा बिजनेस है कितने अरब रुपए का है, और वो कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे वो पूरा बिजनेस चल रहा है। दूसरा जो उनका एपिसोड है वो अंडों के बारे में है। तीसरा एपिसोड शहद के बारे में है कि किस तरह से चाइना जो है वो अमेरिकन मार्केट में नकली शहद भेज रहा है जिसको अमेरिका ने बैन कर रखा है, और उसके बाद वो इंडोनेशिया के रास्ते जा रहा है। तो वो एक इंटरनेशनल ग्लोबल डॉक्यूमेंट्री है। तो पोल्ट्री के बारे में है, बीफ के बारे में, कॉफ़ी के बारे में है, चाय के बारे में है, जो वो चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ग्लोबल और इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स क्या है उस पे वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है पूरी, और बहुत अच्छी क्वालिटी में उन्होंने बनाई है। तो वो मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ अपने बेटे के साथ, बल्कि हम दोनों देख रहे हैं एक साथ। हम लोग भी देखेंगे इसको। और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा एक हिंदी की किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। बहुत सारी किताबें सावरकर पर पिछले दिनों आई हैं। एक किताब विक्रम संपत की भी थी जिसकी काफ़ी चर्चा आलोचना दोनों हुई। अभी मैं पढ़ रहा हूँ अशोक कुमार पांडे की किताब सावरकर, जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर काम किया कि सावरकर काफ़ी लंबा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन जो रिहाई हुई उनकी सेलुलर जेल से उसके बाद का उनका जीवन जो है वो एक तरह से वो अंधेरा है, नहीं मालूम लोगों को कि वो क्या करते रहे, क्या कर रहे थे। तो वो सब अशोक जी की किताब बता रही है। तो अभी मैं बीच में हूँ, अभी उसको पढ़ रहा हूँ। अंग्रेज़ी की एक और किताब पैरेलली साथ में चल रही है, क्योंकि मुझे दिलचस्पी इसमें है कि क्या डायनेमिक्स रहे होंगे रामनाथ गोयनका के ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस के। तो जो अरुण शौरी की किताब है कमिश्नर्स ऑफ लॉस्ट कॉजेज, हाँ वो जी। उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी किताब है उसमें, लेकिन उस दौर के जितने भी बड़े छूट जाती है उनकी किताब देख के वो। हाँ, वो हमेशा मोटी किताबें लिखते हैं। अरुण शौरी ने आज तक कोई पतली किताब नहीं लिखी। खुद बहुत फिट, थिन और पतले हैं, लेकिन किताब हमेशा मोटी होती। तो मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक तो एक किताब है जो कि पिछले महीने आई है, और वो धीरेन झा हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने गोडसे के ऊपर बहुत रिसर्च बेस्ड किताब लिखी है, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया करके। वो किताब रिकमेंड करूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ इस बीच में इन तमाम, जैसे सावरकर का जिक्र आपने किया कि बहुत कुछ पता नहीं है कि सेलुलर जेल से रिहाई के बाद क्या हुआ, उसी तरह से गोडसे के बारे में बहुत कुछ मिथ इस बीच में फैलाया गया, क्योंकि एक चीज़ के जरिए कि वो जो बयान उन्होंने पढ़ा कोर्ट में आखिरी नतीजे के जजमेंट के बाद, जो कि किन परिस्थितियों में जज ने उसको अलाउ किया, और उस पर बाकी एक तबका है किताबें छपवा के बांटता है, गांधी वध क्यों करके, और इस तरह की चीज़ें। तो उस माहौल को, उसके पीछे की तमाम तथ्यों को पड़ताल करके ये किताब उन्होंने लिखी है, तो इसको पढ़ा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक बहुत तात्कालिक है जो कि
अशोक स्तंभ को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, उसमें नैनजोत लाहिरी हैं, ब्यूरोक्रेट प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी की। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक ऑपेड लिखा, व्हाई द लायन इन द एम्ब्लेम फॉर द न्यू पार्लियामेंट आर डिस्टर्बिंग। तो बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ के साथ, और साथ में उन्होंने जिसका जिक्र राजेश जी आप कर रहे थे, वो जो मूर्ति कला और शिल्प के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी बारीकियों के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये जो गड़बड़ी हुई है उस पर रोशनी डाली है। तो ये नैनजोत लाहिरी का ऑपेड है एक्सप्रेस में, ये मैं रिकमेंड करूँगा। इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। राजेश जी, आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।